हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितने नंबर का पूछा गया था, ये सब जो कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो कैसे परीक्षा का पैटर्न होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद जो आप अपनी परीक्षा की तैयारी है ये आप और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 2024 का पेपर है, 2024 रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक, चलिए देखिए पूर्णांक क्या होता है 70, यानी कि कहने का मतलब जो टोटल नंबर होता है केमिस्ट्री का वो 70 नंबर का होता है। वैसे तो टोटल कितना होता है भैया, 100 नंबर का होता है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक ना। 30 नंबर आपका थ्योरी, सॉरी 70 नंबर आपका थ्योरी का रहता है और 30 नंबर क्या रहता है भैया, प्रैक्टिकल का रहता है। और ये है आपका जो पूर्णांक होता है टोटल थ्योरी का, वो कितना होता है 70 होता है। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका जो सेट है पेपर का वो यानी कि कितना है, GF है। ठीक, GF सेट है। तो क्या है, पहले हम लोग समय देखिए कितना रहता है। समय जो होता है आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। ठीक है ना। समय जो होता है वो कितना रहता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रथम जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों के पेपर पढ़ने के लिए जो है कि दिए जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि टोटल जो समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट टोटल समय होता है। ठीक है ना, टोटल समय दिया जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निर्देश क्या दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंकों के समक्ष दिए गए हैं। तो ये सब तो निर्देश दिया गया है। गुणात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए। ठीक, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम लोग अब चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। पहले इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वही ऑप्शन जो है कि आप लोग को चूज करना है, वही ऑप्शन आपको चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में भरना है। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, हाँ ये वाला कलर ठीक रहेगा। ठीक, देखिए जैसे पहला यहाँ पे क्या पूछा गया है, अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है पूछा है, अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भैया जो है कि विलयन वाले लेसन से है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन, पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ दें। पहला है पराशर दाब, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है घनत्व और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो पहला ऑप्शन सही रहेगा। क्या है आपका, पराशर दाब है, ओस्मोटिक प्रेशर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि क्या बोला गया है, निम्नलिखित में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या है। यमयन क्या है यहाँ पे, मैग्नीज है। यमयन क्या है यहाँ पे, मैग्नीज है। इसमें पूछा है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। ठीक है ना, एक मिनट जरा रुक जाइए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा यानी कि खा वाला जो है कि क्या पूछा गया बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्या बोला है, निम्नलिखित किस यौगिक में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक ना। तो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम आपको पता होगा। ठीक ना। एक बार थोड़ा सा हम हिंट भी दे रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का क्या नियम होता है। देखिए पहले तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो इसमें अगर निकालेंगे आप तो देखिए पहला जो है यमयन यानी कि Mn2O3 जो है, इसमें अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको यक्स मान लेंगे। यानी हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे देखिए जो Mn है ये 2 है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2x लगाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा जो Mn है यानी कि मैग्नीज है, इसका तो हमको निकालना ही था। इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, -2 होती है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और गुणे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। ठीक, और बराबर आवेश हम लोग लिखते हैं। आवेश अगर कुछ है तो ठीक है, अन्यथा बराबर आवेश जो है कि हम लोग क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो आवेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है इसका क्या होता है, यहाँ पे -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है, यानी कि 2 होता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो है कि मिल जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, -6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ पे जो x का मान आएगा इसमें आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। लेकिन इसमें क्या पूछा है,
इसमें क्या पूछा है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 6 है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का यही तरीका होता है जो हमने यहाँ पे बताया। जिसकी भी निकालनी होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। इसके बाद यक्स मान करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे ऑक्सीकरण संख्या दिया गया होगा। ठीक है ना, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे। ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन इसमें जो भी आपका सही होगा ये आपका हो जाएगा, देखिए K2MnO4, ये आपका जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो प्लस में 6 होगा। यानी कि अगर हम बात करें जो खा वाला है, खा वाले में जो ऑप्शन सही रहेगा वो आपका कौन सा, आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा K2MnO4। यानी कि इसमें जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में 6 हो जाएगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंतिक लिगेंड के समान व्यवहार करता है, कौन सा उभयदंतिक लिगेंड के समान व्यवहार करता है। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, जिसको हम लोग उपसंयोजन यौगिक बोलते हैं, इनऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर। ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका NO2- होगा। यानी NO2- जो है एक क्या होगा, आपका उभयदंतिक लिगेंड होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे बोला है कि, हाँ एक मिनट, ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से क्या प्राप्त होता है, ये यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें जो है कि भैया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, ये कलर थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, भद्दा तो नहीं लग रहा है। तो ये है आपका, इसमें एल्डिहाइड जो है कि आपका सही हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन जो भी है इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो देखिए आइसोसाइनाइड जो परीक्षण देता है वो आपका क्या देता है, प्राथमिक एमीन देता है। यानी कि इसमें जो अंगा वाला है, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किस आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यही इसमें पूछ रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा वाला। यानी दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि जो आपका है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, इसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यानी इसमें ये वाला ऑप्शन जो है भैया आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए अब इसके बाद आपका ये बहुविकल्पी क्वेश्चन 4 से 5 यानी कि जितना क्वेश्चन दिया गया था। और ये, हाँ ये हम आपको ये भी बता दें, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका था कितने नंबर का था, तो सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन भैया जो है कि 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन दूसरे का वाला पूछा गया है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ग्लूकोज जिसमें मोलर द्रव्यमान इतना दिया गया है कि इतने को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, इस बेलन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो भैया ये जो है कि मोलरता हो गया, मोललता हो गया, नॉर्मलता हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बिलियन लेसन से है और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे देंगे बिलियन लेसन की, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। हमने बिलियन जो है कि पूरा लेक्चर जो पूरा लेसन है वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक ना, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के चेक कर लीजिए, देख लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको सेंड कर लीजिएगा, आप वहां से आपको चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। देखिए आपका ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 कंपाउंड आपको पढ़ना होता है आखिरी में, जो एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक होता है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की फार्मूला देखें, इसका होता है K2Cr2
O7, ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक तो ये आपका कंपाउंड होता है इसमें डी ब्लॉक में, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है KMnO4, जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4, ठीक है ना। तो ये जो है कि भैया ये दो कंपाउंड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हमने इसको पढ़ा भी दिया है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, हम वहां पे लिंक दे देंगे, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हमने प्लेलिस्ट बनाया है। और ये जो आपका यानी कि ये जो कंपाउंड है ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, हमने पूरा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि कवर कर दिया है। एफ ब्लॉक हालांकि अभी चल रहा है, उसको भी एक आध दो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग वहां से देखना चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए उपसंयोजन यौगिकों के बर्नर का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, उपसंयोजन यौगिक से है, और ये भी क्वेश्चन जो कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ये भी हम लेसन कवर करा चुके हैं। जो लेसन हमने कवर करा दिया हम यहाँ पे आपको बता देंगे, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कि चेक करिएगा, उसमें हम ये सबका लिंक दे देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है आपका 2-2 नंबर का है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्या है, हैलोएल्केन में द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के SN2 क्रिया विधि का वर्णन करिए। ये भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन से है। जो पहला ही लेसन है आपका हैलोएल्केन और हैलोएरिन, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है SN1, एक आपका होता है SN1, एक होता है SN2। ये भैया आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 100% है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। जैसे इस बार SN2 की क्रिया विधि पूछा गया है, मैकेनिज्म पूछा गया है, अगली बार हो सकता है यानी 2025 में SN1 की पूछ ले, या फिर कोई एग्जाम्पल दे दे, उसको बोले कि मैकेनिज्म इसकी करिए, जो कि क्या है SN1 है या फिर SN2 है। मतलब कि कोई ना कोई SN1 और SN2 से 100% जो कि कोई ना कोई क्वेश्चन उठाएगा, कोई ना क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हमने इसको पढ़ा भी दिया है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, या फिर हैलोएल्केन और हैलोएरिन नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे आप लोग जाकर के इसको चेक कर लीजिए, वहां पे जाकर के आप लोग इसको सीन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और है कुछ नहीं, इसमें बहुत ही आसान है। हमने वहां पे एकदम आसान शब्दों में इसको समझाया भी है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परासरण दाब क्या है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। परासरण दाब क्या है, देखिए परासरण दाब भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिलियन लेसन से हम आपको बता दे रहे हैं, और हमने इसको पढ़ा भी दिया है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। परासरण दाब क्या है ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देकर के परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है इसको भी आपको बताना है, ये भी हमने कवर कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, सीन कर लीजिएगा, हम इसका लिंक दे देंगे। या फिर भैया आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बिलियन नाम से लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लोग जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए और एक चीज हम आपको ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आपका जो न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है, अगर आप बोलेंगे तो हम अगले क्लास में जो है कि न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे स्क्रीन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम बोर्ड पर के अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम बोर्ड पर जो है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवा देंगे, ताकि आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट यानी कि डाउट है इसमें इस पेपर में आप लोगों का क्लियर हो जाए, ताकि आपका पेपर कैसे आता है ये आपको 100% क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डाउट न रह जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। देखिए एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इस वाले लेसन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी लेसन भैया हमने कंप्लीट कर दिया है पूरा, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा, अन्यथा हम प्लेलिस्ट में यानी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें हम ये सबका लिंक दे देंगे, आप वहां पे जाकर के सीन कर लीजिएगा। या फिर आप लोग भैया सीधा सीधा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, क्योंकि आप अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कराया है, और पूरा यानी कि जो टॉपिक है हमने एकदम डिटेल से यानी कि क्लियर किया है, एकदम जीरो लेवल से एकदम शुरू से कवर किया है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए, बस केवल आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, सीन कर लीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका दो क्वेश्चन यानी कि नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? टालेन अभिकर्मक क्या है? एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का यानी कि रासायनिक समीकरण दीजिए। टालेन अभिकर्मक क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस लेसन से है। ये भी हम लेक्चर भैया हमने कुछ ना कुछ, हालांकि ये पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ यानी कि कुछ रिएक्शन इसमें हमने कंप्लीट कराया है। आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर ये होगा तो ठीक है, वैसे हमें नहीं लग रहा है ये हमने नहीं पढ़ाया है, यानी कि हमने नहीं पढ़ाया है, हमें पूरा विश्वास है, याद है हमको कि ये जो क्वेश्चन है हमने नहीं बताया है। अगर आप बोलेंगे तो हम अगले क्वेश्चन में यानी कि अगले जो वीडियो है इसमें हम आपको ये सारा पेपर आपको इसका हल प्रोवाइड करवा देंगे। इसका हल यानी कि इसका जो सोल्यूशन है ये आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको सोल्यूशन चाहिए कि सोल्यूशन ना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, जो कि घा है। प्रोटॉनों के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त लिख लीजिए। प्रोटीनों पूछा है। देखिए, एक होता है प्रोटीनों के नेचुरेशन और एक होता है डीनेचुरेशन, यानी कि बनना और टूटना, ठीक है ना। बनना और टूटना क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। और यहीं पे नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जा रहे हैं, बीएससी में जा रहे हैं, फिर भी वहां पे पूछा जाता है कि डेनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विकृतीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एल्डिहाइड ये आपका बहुलक वाले लेसन से है हमें लग रहा है, ठीक है ना, जो कि आपका पॉलीमर होगा, ठीक है ना। आप लोग वहां पे चेक कर लीजिएगा, इस लेसन से क्वेश्चन है, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका बीरेन लेसन से है। देखिए बीरेन लेसन से कितना ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। आप लोग बीरेन लेसन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां पे आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक को क्या करना है? आपको परिभाषित करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपको बोला है एथिलीन ग्लाइकॉल 25 ग्राम है, इसके 300 ग्राम जल में आपको घोल करके विलयन बना दिया गया है। बोल रहा है यहाँ पे हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक क्या होगा, ठीक ना। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसका जो है कि सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और जो भी न्यूमेरिकल है आप लोग कहेंगे नहीं, यानी कि कहेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कहेंगे फिर भी हम इसका जो सोल्यूशन है हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल है। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी भैया आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ नंबर का क्वेश्चन यही रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो है कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग को समझाइए। ये भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलराउस का जो नियम है, जो कोलराउस का नियम है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है। और कोलराउस का नियम का क्या उपयोग होता है? ये जैसे कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, इसकी अनंत तंत्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हम लोग कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन वाले लेसन से पूछा गया है। इसको भी भैया आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए विद्युत रसायन भी भैया हमने पूरा कवर कर दिया है, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। और एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक से वहां पे हमने कवर कर दिया है इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। मोलर चालकता क्या होता है इसको परिभाषित करना है। ये भी आपका विद्युत लेसन यानी कि विद्युत रसायन से ही मिल जाएगा। सब हमने कवर करा दिया है, सब हमने पढ़ा दिया है। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सब क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप पूरा जितना हम बता रहे हैं उतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में भैया बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। बशर्ते जितना भी हम बता रहे हैं उतना ही आप लोग करिए। कहने का मतलब ये है जितना हम वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोग उसको सीरियल वाइज से देखते रहिए। और जितना भी आगे हम जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसके बाद मॉडल पेपर भी करवाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर केमिस्ट्री में हम दिला देंगे। बशर्ते आप लोग को सीरियल वाइज से जितना भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोग को उसको देखते चले जाना है, ठीक। चलिए इसके बाद अगला यहाँ पे बोल रहा है, ये तो हो गया विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। अगला है विद्युत यानी कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या होता है इसको आपको अंतर स्पष्ट करना है। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूरा होने में उस समय यानी कि अर्धायुकाल 2 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है भैया, ये जो है आपका क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग रासायनिक यानी कि बलगतकी बोलते हैं, इस वाले लेसन से है। इसको भी हमने पूरा कवर करा दिया है। आप भैया इसको जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण का सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोले थे लैंथेनाइट संकुचन बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये भी देखिए बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन दिया गया है। Zn2+ लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण जो होते हैं नीले रंग के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे हम चूंकि एक लाइन का ही आंसर है, इसको हम बता दें। देखिए जो Zn होता है ये सफेद इसलिए होता है Zn2+ क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसमें n का मान जो होता है भैया वो क्या होता है, 0 हो जाता है। जबकि Cu2+ जो है इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ न कुछ इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हम इसको देखना चाहें, इसमें हमें लग रहा है n बराबर 1 होगा, मतलब इसमें एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इसमें एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इसीलिए आपका कैसा होता है, नीले रंग का होता है, जबकि आपका Zn2+ जो होता है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है ना, तो जिसमें भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके कलर होते शो करते हैं, और जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं। ये भी हमने कवर करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल की अभिक्रियाओं का यानी कि अभिक्रियाओं को लिखिए। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन से है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भैया आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दोनों क्वेश्चन जो है कि विद्युत रसायन लेसन से है। आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, आप लोग बढ़िया से सीन कर लीजिएगा। और अगर आप पूरा चैप्टर जो कि कवर कर लेते हैं, जो हमने वीडियो अपलोड किया है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगने लगेगा। आप लोग ये क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा, एकदम सरल लगने लगेगा। ठीक है ना, और हमने पूरा कवर भी करा दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी भैया हमने कवर करा दिया है आपका। अगर हम लेसन का नाम बात करें तो ये लेसन जो होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स होता है, यानी रासायनिक बलगत की लेसन से ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया। अगला है घा। अब ये देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, पहला घा यानी कि गा वाला। ठीक, क्या है, उपशासनोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा उपशासनोजन समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका उपशासनोजन यौगिक वाली लेसन से है, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, हालांकि इंटर के लिए हमने नहीं पढ़ाया है, बीएससी के लिए पढ़ाया है। अगर आप लोग वहां पे देखेंगे आप लोग को समझ में आएगा, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। वहां भी हमने एकदम बेसिक से पढ़ाया है। तो अगर आप बोल देंगे कि अगर आप लोग वहां पे कोई भी समस्या होगी तो हम इंटर लेवल के जो है कि वो एक बार फिर से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा लेसन जो कि हम कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद ये दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये आपका आईयूपीएसी नाम तो 100% पूछा जाएगा। उपशासनोजन यौगिक जो होता है इसमें आईयूपीएसी नाम होगा ही होगा, 100% पूछा जाएगा। तो ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो 2 आईयूपीएसी नाम इसमें लिखने के लिए आया था। पहला आपका क्या है, देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू, ये आपका वीडियो में दिखाया गया है, ये आपका पेपर ही है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद घा पे अगर हम लोग चलें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो है कि कार्बोहाइड्रेट वाले लेसन से हमें लग रहा है, या फिर लेसन का नाम हमें लग रहा है बायोमॉलिक्यूल है क्या, ऐसा कुछ लेसन करके है, उसमें आपको मिल जाएगा। और विटामिन जो है ये भी भैया आपको उसी में मिलेगा, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बनिक रसायन से निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ये देखिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेलो एल्किन और हेलो एरीन वाले लेसन से है। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है। देखिए जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या पूछा गया है, देखिए पहला यहाँ पे जो है कि पूछा गया है, ये आपका क्या है, सल्फोनीकरण है, आपका क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण है, आपका क्या है, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया है, उल्ट अभिक्रिया है, उल्ट से फिटिंग अभिक्रिया है, और एक फिटिंग अभिक्रिया होती है। ये सब जो कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और सब हमने कवर करा दिया। ये हाइलो एल्किन और हाइलो एलिसिन यानी कि हाइलो एल्किन और हाइलो एरीन वाले लेसन से है, और इसको हमने पूरा कवर करा दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसको चेक कर लीजिएगा, सीन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा करके क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन राही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। ये आप लोग भैया देख लीजिएगा, हमने हाइलो एल्किन और हाइलो एरीन लेसन से है, ये हमने पूरा कवर करा दिया है। वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका समाधान जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है फ्रियान तथा डीडीटी। ये भैया डीडीटी पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, और इसका आईयूपीएसी नाम भी कई बार पूछा जाता है।
तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमने कवर करा दिया है। ये आपका इसी लेसन से हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन वाले लेसन से ही है। डीडीटी जिसका पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका पूरा नाम होता है डीडीटी का। आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है या तो फिर इसका IUPAC नाम पूछ लिया जाता है, मतलब कोई ना कोई इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग बढ़िया तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये इसी लेसन से था, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन से। ठीक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक केटेगोरी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा आपको फर्स्ट डिग्री यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल का यानी कि बनाना है। कैसे बनेगा ये भी हमने पूरा कवर करा दिया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम से, वहां पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है विलियमसन संश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी हमें लग रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ही है, ठीक है ना। हाँ, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण देना है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर समस्या होगी। अगला है यहाँ पे एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरान, ये आपका एल्कोहल लेसन से है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेसन से, तो साफ साफ जाहिर हो रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो है कि क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ होती है। ये आपको क्या करना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है ना। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एसीटोन ये आपका क्या है, एल्डिहाइड फिनॉल, ये सॉरी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक लेसन से है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम लेसन का नाम भी बता दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन जो किस लेसन से है, आपको बस केवल क्या करना है, उस लेसन में जाना है और आपको चेक कर लेना है। आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक ना, क्योंकि हम आपको बता ही दे रहे हैं किस लेसन से है ये। ठीक, चलिए दूसरा पूछा गया एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये भी क्वेश्चन। अगला है एसिटिक अम्ल, ये भी आपका यानी कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है। ये फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये भी आपका उसी चैप्टर से है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। फार्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है। इसकी अभिक्रिया आपको क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कि फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से, फार्मेल्डिहाइड यानी HCHO की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं, तो क्या होता है ये आपको लिखना है, इसका रासायनिक समीकरण देना है। अगला है बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसका केवल आपको रासायनिक समीकरण देखना है। ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 2 + 2 + 1 यानी कि जो होगी टोटल, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको केवल नेमिंग रिएक्शन जो कि आप लोग को याद करना है, नेमिंग रिएक्शन आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वही रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में से, ठीक है। जैसे क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, ये भी आप लोगों से पूछा गया है। ईटार अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये सब आप लोग को पूछा, ये सब ऑर्गेनिक रिएक्शन से ही है। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की पहचान करने के हिंसबर्ग, ये भी आपका क्या है, एमीन वाले रिलेशन से है, नाइट्रोजन और उसके यौगिक रिलेशन से है, ठीक है। ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। प्राथमिक एमीनों का क्वथनांक तृतीयक एमीनों से अधिक होते हैं, क्यों, ये भी आपका जो एमीन वाला रिलेशन है या फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है, इसी रिलेशन से पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका क्या है, हाई यानी कि डाई एजोकरण क्या होता है, ये भी आपका है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण कार्बिल एमिन के, ये भी भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये सब आपको जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। ये सब अगर हम बात करें तो ये सब आपका होता है, आपका हमें लग रहा है उसमें मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक ना, या फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में ही है। इतना थोड़ा सा हमको ध्यान नहीं आ रहा किस लेसन से है, नहीं तो हम आपको बता देते। तो अगर आप लोग समस्या होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे ये किस चैप्टर से है। और अगले वीडियो में जो है कि हम इसका सोल्यूशन कवर करवा देंगे, जो भी न्यूमेरिकल है उसका हम लोग सोल्यूशन आप लोग को अगले वीडियो में जो कि प्रोवाइड करवाएंगे। अगला वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका था पिछले साल का पेपर जो कि 2024 का था, जिसमें जो सेट है वो आपका GF था, ठीक। GF सेट का नाम था रसायन विज्ञान था, समय जो था 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ये हमने आज की क्लास में पूरा पेपर का डिस्कशन किया। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्वेश्चन पेपर आप लोग भैया बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अब जो है कि आपकी परीक्षा की तैयारी
करवाएंगे। हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो कि परीक्षा की तैयारी करवा जाए, यानी कहने का मतलब या तो पेपर सॉल्व करवाया जाए या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाए। यानी कहने का मतलब हर संडे को आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, चाहे मॉडल पेपर हो गया, ये हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़िएगा और अपने सभी मित्रों को भी जुड़िए, ताकि वो लोग भी जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को आपको यानी कि प्राप्त कर पाएँ, और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है उसको आप लोग यानी कि वो सब गेन कर पाएँ, और हम और आगे से और ही मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। तो इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।